हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पाथ। देखिए, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विशेस टू एंड अप टू प्रिविलेजेस। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे फ्रांस के अंदर, है ना, जैसे अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे हम फ्रांस के अंदर आए थे तो हमने देखा कि किस तरीके से 1715 के अंदर 23 मिलियन पीपल्स जो रोज़ अप हो गए थे 28 मिलियन 1789 तक आते आते, यानी कि 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 1715, और उसके बाद 28 मिलियन हो गई थी कब 1789 में। तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से मतलब जो प्रोडक्शंस हो रही थी ग्रेन्स की वो बहुत कम हो रही थी और लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, इवन दो उनके पास जो डाइट मतलब जो स्टेपल डाइट्स मतलब जो फूड्स के पैसे थे ब्रेड के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि उनको बड़ी समस्याएं हो रही थी खाने खाने को लेकर, है ना, अपने। और जो मोस्ट ऑफ द जो फ्रांस के अंदर काफ़ी जारी जो भारी मात्रा में जो लोग रहा करते थे वो अक्सर लेबर हुआ करते थे और वो इवन वर्कशॉप में काम किया करते थे। और जब वो वर्कशॉप में काम किया करते थे तो जो उनकी वेजेस थी, है ना, वो वेजेस उन लोगों की फिक्स कर रखी थी। वेजेस क्या होती है आपको पता है ना, एक होती है सैलरी और एक होती है वेजेस। वेजेस जो होती है उसे बोलते हैं वाड़ा, जितने दिन काम करेगा आदमी उसको उतने दिन के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। वेजेस पर डे मिलती हैं और सैलरी जो होती है वो मंथली या एनुअली इस तरीके से मिलती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो वर्कशॉप पर जो लोग लेबर काम किया करते थे, जो रिच पीपल्स हुआ करते थे, वो इनको पैसे नहीं दिया करते थे और इनको बहुत कम पैसे दिया करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गरीब भी थे। और एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों के पास मतलब उनका जो लाइवलीहुड होता है, मतलब उनके जो खाने पीने का सामान होता है, वो क्या होता है बहुत ही कम होता है और हो सकता है कि वो आने वाली सिचुएशन में एंडेंजर्ड भी हो, मतलब ख़त्म भी हो सकता है ये रिसोर्सेज। फिर देखिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कैसे ग्रोइंग मिडिल क्लास जो थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो थर्ड एस्टेट के अंदर रहा करते थे, बिजनेसमैन, टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, ये कैसे उभर कर आए और इन्होंने जो फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, यानी क्लर्जी और नोबल्स को। तो जो क्लर्जी और नोबल्स को जो आपको एग्जाम्पशंस मिले हुए थे कि ये लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, कैसे मतलब ये ग्रोइंग मिडिल क्लासेस वाले पे जो लोग हैं वो उभर कर आए और इन्होंने किस तरीके से मतलब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं कि जो पीजेंट्स जो वर्कर हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा जब उनको खाने के पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। और रिवॉल्ट करने की वजह से अब इनको ये नहीं पता था कि हम किस तरीके से क्या करें कि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब जो समाज के अंदर है जो इनकी वजह से फैल रहा है उसे हम कैसे ख़त्म करें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट के कुछ लोग ऐसे थे जो एक नया आइडिया लेकर आने वाले थे। वो कैसे कि देखिए, जब 18 सेंचुरी हुई, अब हम 1715 से जैसे ही हम 18 सेंचुरी की तरफ बढ़े तो लोग जो थे मिडिल क्लास वाले वो थोड़े वेल्दी होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो ट्रेड किया करते थे, ट्रेड मतलब व्यापार किया करते थे, गुड्स का मैन्युफैक्चर किया करते थे। जैसे और गुड्स भी कौन कौन से, वुडन और सिल्क टेक्सटाइल का। तो या तो ये इनको एक्सपोर्ट किया करते थे या जो रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज़ थी उनको ये मतलब बेच दिया करते थे। तो ये लोग पैसे वाले बनते जा रहे थे। अब ऐसी इन कैटेगरीज के अंदर डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर, ये सब थर्ड एस्टेट के अंदर आया करते थे। तो ये लोग थोड़े पढ़े लिखे भी थे। तो इनका मानना ये था जो थर्ड एस्टेट में से कि जितने भी लोग समाज के अंदर हैं, सोसाइटी के अंदर हैं, वो प्रिविलेज मतलब उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनको वो सारी चीज़ें मिले समाज के अंदर जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एस्टेट ये तीनों एस्टेट समान होनी चाहिए। ये फ्यूडलिज्म वाला कंसेप्ट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फ्यूडल मतलब सामंतवाद, मतलब इन्होंने बता रखा था ना कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट टैक्स नहीं देगी और थर्ड एस्टेट टैक्स देगी। तो ये ख़त्म करना चाह रहे थे कौन, ये लोग। तो ये लोग चाहते थे कि समाज के अंदर, है ना, एक फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, कैटेगरीज हो, है ना, फिलोसफर। तो ये सारी चीज़ें ये चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ मेन मुख्य फिलोसफर्स थे। एक तो था जॉन लॉकी और एक था जीन जैक रोसियो। तो देखिए ये दो व्यक्ति जो थे इन्होंने, अब देखिए यहाँ जो जॉन लॉकी था इसने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट के बारे में लिखा। इसने लिखा कि डिवाइन मतलब जो हमारा पैदा होना है वो जन्मसिद्ध अधिकार है और हम सबको मतलब बराबर ट्रीट करना चाहिए, और एब्सोल्यूट राइट मतलब सभी को ये बराबर का हक होना चाहिए कि सबको इवन दो
चाहे वो फर्स्ट एस्टेट से हो चाहे वो थर्ड एस्टेट, लेकिन सभी को टैक्स जो है वो बराबर पे करना है। तो यहाँ पर अब ऐसे ही यहाँ एक तो था जीन जैक लॉकी, है ना, जॉन लॉकी, और एक था जीन जैक रोसियो। अब देखो यहाँ पर लॉकी ने तो ये कहा कि जो डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, हमारे एब्सोल्यूट राइट, हमें अधिकार मिलने चाहिए। रोशियो भी जो बंदा था, इसने अपनी किताब में लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर इसने लिखा था कि जो पीपल है ना, पीपल मतलब लोग होने चाहिए, और लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव खुद से कर सकें। तो ये बात जो थी वो किसने कही थी? रोसियो ने। अब देखिए यहाँ पर एक मॉन्टेस्को नाम का एक बंदा और था, इसने एक अपनी किताब एक स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा था कि हमें किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, मतलब डिवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट बनानी चाहिए, और पावर्स को हमें डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेजिस्लेटिव कौन होते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट में सारे लॉज बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए। उन लॉ को वो देखते हैं कि वो लॉ काम कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब सही ढंग से उन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और फिर जुडिशरी तो आप लोगों को पता है, जैसे जजेस होते हैं, अगर कोई लॉ कानून को तोड़ता है तो वो उसके खिलाफ एक्शन सब लेते हैं, मतलब उसके इस खिलाफ में उसको सजा देते हैं। ऐसे ही ये जो पहला मॉडल था, है ना, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था अपनी किताब के अंदर स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर, के तीन गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाली, इस कंसेप्ट को यूएसए ने अपनाया। और आप जैसा जानते हो कि लुइस 15 जो था, उसने मतलब 2 बिलियन लिब्रे के अराउंड जो पैसा था वो ब्रिटेन से 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को बचाने के लिए खर्च कर दिया था। और जब फाइनली वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ बच गई थी, है ना, जब मतलब वो आज़ाद हो गई थी, किससे? ब्रिटेन के से, तो फाइनली वो उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने ये तीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाले कंसेप्ट जो हैं उन्होंने अपने यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर। अब देखिए ये सारी जितनी भी घटनाएं हुई, वो जितनी भी फिलोसफर्स, मतलब जो फिलोसफर्स ने अपनी बातों में बताया, ये सारी बातें जो थी, चाय के नुक्कड़ से लेके कॉफ़ी हाउसेस तक, है ना, चाय के नुक्कड़ से लेके सलून तक, जहाँ बार्बर नाउ कटिंग करते हैं, हर जगह पर इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गया कि देखो कैसे वो लोग आज़ाद हो गए, उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ पर 3 लेवल में गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, है ना। अब देखिए यहाँ पर आउटब्रेक कैसे हुआ रेवोल्यूशन का। देखिए यहाँ पर जो लुइस 16 जो था, है ना, वो क्या करता था, पास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से उसने जो ब्रेड के प्राइसेस थे उनको बढ़ा दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और पैसे ना होने की वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड था वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था। किसकी वजह से? लुइस 16 की वजह से। अब देखिए लुइस 16 के पास ये पावर थी कि वो कर को बढ़ा सके, लेकिन वो कर कैसे बढ़ा सकता था? टैक्स, यानी कि वो बढ़ा ऐसे सकता था कि उसके पास मतलब 3 एस्टेट, जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट की मीटिंग करानी होती थी। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, इससे पहले जो फर्स्ट मतलब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी टैक्स बढ़ाने के लिए, वो 1614 के अंदर हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और जो थर्ड एस्टेट थे, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, और हर एस्टेट में से 300 मेंबर जो थे वो आए। देखिए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में से तो 300 मेंबर्स आए, और जो कि आमने सामने बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, है ना, इस तरीके से हॉल के अंदर आके बैठे हुए थे। और बाकी के जो 600 लोग थे जो थर्ड एस्टेट से मतलब बिलोंग किया करते थे, वो उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। अब लुइस 16 को पता था कि इवन दो के फर्स्ट एस्टेट को तो टैक्स देना ही नहीं है, और सेकंड एस्टेट को भी टैक्स नहीं देना, तो ये दोनों तो वोट को पास कर देंगे और हम इजीली मतलब टैक्स को बढ़ा देंगे। लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों को ये पसंद नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो राजा था, इन लोगों ने जो थर्ड एस्टेट थे उनके 600 मेंबर्स को पीछे खड़ा कर दिया, बेचारे उनको तो जगह भी नहीं दी बैठने की इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या किया, इन लोगों ने वोटिंग की, और वोटिंग करने के बाद सेम प्रक्रिया से जैसे राजा पहले किया करता था कर बढ़ाने के लिए, तो पहली एस्टेट और सेकंड एस्टेट से हाँ करवा ली और टैक्स बढ़ा दिया। अब जो लोग थे, जो 600 लोग आए थे, वो अपने साथ करीब 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, अपने साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आए थे, जो बिजनेसमैन, टीचर, डॉक्टर, उनमें उनकी ग्रीवरेंस और उनके बारे में लिखा था कि वो अब दोबारा से मतलब टैक्स नहीं बढ़ाएं। लेकिन राजा ने वही प्रैक्टिस जो 1614 में अपनाई थी टैक्स बढ़ाने के लिए, वैसा ही सेम किया, और फाइनली 2 वोटिंग मिलने के बाद वो जीत गया, और उसने कर को, टैक्स को बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात से लोग सहमत नहीं थे, और ऐसा ही मतलब रोसियो जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग किया करता था, उसने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया था कि हम कैसे
किंग को मतलब हटा सकते हैं और हम वहाँ पर लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में इसने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट को हम फॉर्म कर सकते हैं, कैसे पीपल्स के पास पावर होगी और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, अब उन जो रशियों से बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि इसने बहुत अच्छी बात बताई। तो जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे उनको ये कर बढ़ाने वाली बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने एक हॉल में जाकर, जो कि एक हॉल था वर्सेलिस में, एक हॉल था जिसके अंदर एक इंडो टेनिस कोर्ट था, अंदर खेलते ना टेबल पर, तो वहाँ पर जाकर के ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। और ये लोग इकट्ठा होने के बाद इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने बोला कि हम नेशनल असेंबली हैं और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको मतलब और पावरफुल बनाने के लिए इन लोगों की मदद दो बंदों ने की। एक का नाम था मिराबियो और एक नाम था क्या आपका, अबेसिये। तो जो मिराबियो जो था है ना, वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं अबेसिये जो था वो एक प्रीस्ट था। तो जो मिराबियो था वो एक पावरफुल प्रवक्ता था, मतलब स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था और लोगों को असेंबल करता था अपनी पावरफुल स्पीचेस देकर। वो बताता था कि कैसे देखो है ना, वो फ्यूडलिज्म के खिलाफ था। वो कहता था कि देखो कैसे इन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है और हम इन्हें किस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहस में रहा करता था। वहीं आबेसियो जो था वो एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग किया करता था और उसने काफ़ी अच्छे मतलब इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स वगैरह बनाए, और उन पैम्पलेट्स में बताया है कि कैसे मतलब हम जो हैं है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। मतलब खुद ये एक प्रीस्ट था और ये खुद कह रहा था कि हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को, है ना, कैसे हम राजा की पावर को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई, ये भी खुद खिलाफ था। तो जैसा कि हमको पता था कि जो फ्रांस था है ना, वो बिज़ी था नेशनल असेंबली को डिक्लेयर करने में। वहाँ के जो लोग थे इंडो ट्रेंट कोर्ट में थे, बिज़ी थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। और इसी टाइम पर मतलब विंटर का समय था और काफ़ी ज़्यादा बुरी हार्वेस्ट हुई थी, मतलब उनकी ज़्यादा अच्छी पैदावार भी नहीं हुई थी, ब्रेड के प्राइस भी बढ़े हुए थे और बेकर्स जो थे वो भी उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रहे थे, ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। वो सारी चीज़ें इनसे कर रहे थे। जो एंग्री वुमेन्स थी वो कतार में लगी हुई थी, क्विज का मतलब होता है बेकरी शॉप पर कतार में लगी हुई थी, और कतार में लगने के बाद मतलब वो शॉप वगैरह में से चीज़ों को ख़रीद रही थी। फाइनली क्या हुआ कि एट द सेम टाइम जो किंग था उसने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को और उसने कहा कि चलो जाओ पेरिस, है ना। और उनको ऐसा लगा कि पेरिस मतलब इतना बुरा वक्त चल रहा था इन लोगों का कि इनके पास खाने के पैसे नहीं थे। तो हुआ क्या, इनको ऐसा कहीं से किसी लोगों ने अफवाह फैली, इनके अंदर अफवाह ये हुई कि राजा ने अपने लोग भेजे हैं पेरिस के अंदर। और ये जुलाई की बात है, 14 जुलाई की बात है, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राजा के किले पर इन लोगों ने हमला कर दिया था। तो इनको ऐसी मतलब ऐसा मतलब इनको दुविधा हो गई थी, इन लोगों को पता पड़ा, इनको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि राजा ने जो हाउस का मैनर है, लॉर्ड ऑफ द मैनर मतलब हाउस का जो मालिक है, मैनर इसमें जो दे रखा है। तो ये गांव गांव में अफवाह फैल गई थी कि राजा ने मतलब लुटेरों को बुलाया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब लुटेरों को बुलाया है, और वो हमारी क्रॉप्स को, जो हमारी राइप्स क्रॉप है मतलब जो हमारी पकी हुई फसल है, उसको नष्ट करने के लिए इनमें भेजा है। तो इस डर की वजह से जो गांव के लोग थे उन्होंने खुरपियाँ और कहते हैं कुदाल मतलब है ना, ये सब उठाकर, और जो राजा का महल था है ना, चैटियोक्स जो था है ना, जो कासल थी राजा की, उधर इन्होंने हमला कर दिया और इन्होंने कई सारे मतलब वहाँ से ग्रेन्स वगैरह लूट लिए थे। डॉक्यूमेंट जो थे मतलब जो भी इनको मतलब पैसा देना था उधार, मेमोरियल ड्यूज मतलब जो राजा को कर देना था, वो सब इन लोगों ने जला दिया, है ना। फाइनली क्या हुआ इसके अंदर के जो पावर्स रिवॉल्टिंग, मतलब अब इतना ज़्यादा पावर रिवॉल्ट होना शुरू हो गया बच्चों कि लुइस 16 को मतलब फाइनली नेशनल असेंबली की बात मानना पड़ गया। और उसने कहा कि ठीक है, मैं नेशनल असेंबली को करने के लिए परमिशन देता हूँ, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और मेरी पावर्स उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो नाइट 4 अगस्त 1789 की बात है, जब असेंबली ने एक लॉ, डिग्री का मतलब होता है लॉ, एक लॉ पास किया, और उसमें जो फ्यूडल सिस्टम था, टैक्सेशन वाला जो सिस्टम था, उसको परमानेंटली इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, है ना। फिर यहाँ पर कुछ मेंबर्स थे, क्लर्जी जो थे है ना, उनका जो टैक्स था जो वो मतलब कलेक्ट किया करते थे लैंड के नाम पर, जो वो टैक्स वसूली किया करते थे, वो भी ख़त्म कर दिया। जो चर्च के पास जो ज़मीन थी उनको भी जब्त कर लिया गया, कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया, है ना। द गवर्नमेंट के पास से मतलब गवर्नमेंट ने जो थी 2 बिलियन लिब्रेस के अराउंड मतलब जो असेट्स मतलब जो चर्च और नोबल फैमिलीज़ के पास था, उसको इन लोगों ने ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं अगले टॉपिक में कवर करूँ।
तब तक आप लोग कंसंट्रेशन से चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करें। जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मत सोचिए कि सर थोड़ा थोड़ा कम करके डाल रहे हैं, लेकिन मैं जितना भी कम डाल रहा हूँ वो थोड़ा परफेक्ट डाल रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को बार बार पढ़ें, क्योंकि आने वाले 10th में ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए काम आएगी। तो मैं फिर कहूँगा, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।